हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट 4 फेडरल फेडरलिज्म के अंतर्गत प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि संघीय वित्त व्यवस्था क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, समस्याएं एवं सुझाव। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। यानी क्या क्या कर संघ के अंतर्गत आएंगे, क्या क्या राज्य के अंतर्गत आएंगे, इसकी पूरी स्पष्ट व्याख्या भारत की 7वीं अनुसूची में की हुई है। 7वीं अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 296 में केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की क्या व्यवस्था रहेगी, ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान में किसी कठोर सिद्धांत को लागू न करके एक लचीलेपन तत्वों का समावेश किया है। संविधान की बदलती हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से अनुकूल वित्तीय स्थिति पर अनुकूल वित्तीय स्थिति स्थापित की जाए, या उसमें पुनः विचार किया जाए, या संशोधन हो या परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का उपबंध भी संविधान में किया गया है। धारा 275 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर सहायक अनुदान देती है। यानी अगर राज्यों को किसी भी प्रकार का अनुदान या सहायता चाहिए होगी तो उसकी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। ये अनुदान राज्यों के राजस्व और व्यय, जो उसका राजस्व है और जो व्यय है उसके बीच जो अंतर आ जाता है, राजस्व और व्यय इन दोनों के बीच जो अंतर आता है उसको पूरा करने के लिए किए जाते हैं। धारा 282 के अंतर्गत किए जाने वाले अनुदान विवेकाधीन होते हैं। यानी ये पूरी तरह केंद्र के विवेक पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार राज्यों की सूखा, बाढ़ आदि की प्राकृतिक जो विपत्तियां हैं उनके समय सहायक अनुदान द्वारा भी राज्य सरकारों को अपने व्यय और राजस्व के बीच अंतर पूरा करने के लिए देती है, लेकिन वास्तव में वो पूरा नहीं हो पाता है। जब ये अंतर दोनों के बीच पूरा नहीं हो पाता तब क्या स्थिति होती है? तब इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि संविधान की धारा 293 के अंतर्गत केंद्र से राज्य ऋण ले सकती है। यानी जब राज्य सरकारों का व्यय और राजस्व के बीच अंतर पूरा न हो पाए तो संविधान की धारा 293 के तहत वो क्या करती है? केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है। संविधान में कुछ संघीय करों से प्राप्त राजस्व की राज्यों में बांट संबंधी धाराएं भी दी गई हैं। इनको लगभग 4 भागों में बांटा गया है। पहला, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा ही क्या रखे जाते हैं। पहला क्या है? वो कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाए और पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा ही रखा जाए। दूसरा क्या है? वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाए तथा एकत्र किए जाए, परंतु जिससे जो राजस्व प्राप्त हो वो राज्य सरकारों में बांटा जाता है। तीसरा, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाए, एकत्र भी किए जाते हैं, परंतु जिसका समस्त राजस्व, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समस्त राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है। चौथा, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य सरकार उसको एकत्र करती है। ध्यान दीजिएगा, इसे केंद्र लगा रही है और राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है तथा उसे राज्य द्वारा ही प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार सभी करों को, जो भी कर लगाए जाते हैं, उनके बंटवारे संबंधी 4 व्यवस्था की गई है। अब हम देखेंगे कि संविधान की सूची में कौन कौन से कर संघीय सूची में रखे गए हैं, कौन कौन से कर राज्य सूची में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघीय कर, जो कि केंद्र के कर हैं। इसकी व्यवस्था 7वीं अनुसूची में की गई है और संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका व्याख्या है। तो केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो कर हैं वो एक एक करके मैं पढ़ती हूँ, उसको आप सुनिए, क्योंकि पीजी क्लासेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो ये बार बार पूछा जाता है कि ये कर किस सूची में शामिल है। इसलिए मैंने अपनी इस वीडियो में इन चीज़ों को भी शामिल किया है कि कौन से कर किस सूची में सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संघीय
कर की सूचियाँ, जिसमें संघीय कर जो कि इसमें शामिल जो कर है उनकी लिस्ट है। पहली है कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, निगम आय कर, तीसरा है सीमा शुल्क कर, चौथा है शराब तथा इस्पातक औषधियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं उत्पाद पर शुल्क, स्थापक मतलब अफीम वगैरह, पांचवा कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा एवं उत्तराधिकारी शुल्क, छठवां कृषि भूमि को छोड़कर व्यक्तियों और कंपनियों की परिसंपत्ति के पूंजी मूल्य पर कर, सातवां वित्तीय प्रलेखों पर स्टाम्प, आठवां हिस्सा बाजार और भावी बाजार के लिए किए गए सौदों पर स्टाम्प शुल्क छोड़कर अन्य कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनमें दिए गए विज्ञापनों पर कर, जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं उस पर कर, दसवां है रेल भाड़ा पर किए गए कर, ग्यारहवां है रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुंगी या कर, बारहवां है राज्य व्यापार के दौरान वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है दो राज्यों के बीच, उन पे जो क्रय विक्रय पर कर लगे वो। अब हम देखेंगे राज्य सूची में कौन कौन से कर हैं। इसका भी प्रावधान संविधान की 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है और समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजकीय कर। राजकीय कर की में सम्मिलित कर है भू राजस्व कर, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, तीसरा है कृषि आय पर कर, चौथा है भूमि तथा भवनों पर कर, पांचवा है कृषि भूमि पर संपदा एवं उत्तराधिकारी शुल्क, छठवां है शराब तथा स्वापक औषधों पर उत्पादन शुल्क, सातवां है किसी स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर, आठवां है धातु अधिकारों पर कर, नौवां है बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, दसवां है गाड़ियों, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, 11वां है वित्तीय प्रलेखों को छोड़कर अन्य प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क, 12वां है सड़क या जल अंतर्देशीय मार्गों द्वारा ढोई गई वस्तुओं एवं सवारियों पर कर, मनोरंजन तथा जुए पर कर, पथ कर इसको टोल टैक्स भी कहते हैं, 15वां व्यवसाय, पेशे और रोजगार पर कर, 16वां प्रति व्यक्ति कर और 17वां है समाचार पत्र को छोड़कर अन्य विज्ञापन पर कर। भारतीय संविधान का एक विशेष लक्षण यह भी है कि जिन करों का उल्लेख राजकीय या समवर्ती सूची या केंद्रीय सूची में नहीं है, उन सभी पर कर लगाने का अधिकार एकमात्र किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो हमने अभी देखा केंद्र सरकार के कौन कौन से कर हैं, यानी संघीय सूची में सम्मिलित कौन कौन से कर हैं और राजकीय सूची में सम्मिलित कौन कौन से कर हैं। अब हम देखेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। क्या हमने केंद्र राज्य वित्तीय संबंध देखा कि क्या क्या उनके संबंध है। अब उसके अंतर्गत हम देखेंगे समस्याएं कि क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इसमें हमने 10 समस्याओं को लिया है मुख्य रूप से। पहली है जटिल प्रक्रिया। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के आय के साधनों का उल्लेख किया गया है। वित्तीय साधनों का उल्लेख अनुच्छेद 264 से 282 में किया गया है, परंतु 264 लेके 282 में किया गया है, परंतु अनुच्छेद 280 और 281 वित्त आयोग से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में ये सब सम्मिलित है, लेकिन उसके अंतर्गत 264 से 282 है वह इससे संबंधित है वित्तीय संबंधों से, यानी कौन कौन से केंद्र के अंतर्गत होंगे, कौन कौन से राज्य से अंतर्गत होंगे, जिसका हमने अभी अध्ययन किया। लेकिन 280 और 81 जो अनुच्छेद है उसमें वित्त आयोग से संबंधित है। इस पर केंद्र और राज्यों के मध्य करों का विभाजन अनुच्छेद भी वर्णित है। उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्थाओं में केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी वित्तीय संबंधों का विश्लेषण किया गया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और संपूर्ण वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर ही केवल आधारित है
और जो अध्ययन जो इसमें व्याख्या की गई है इन अनुच्छेदों में, वो 1947 की परिस्थिति में तो सत्य थे, किंतु वर्तमान में जब आज देश में अनेक राजनीतिक दलों की सरकारें होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में समय समय पर तनाव में वृद्धि हो जाती है। राज्य सरकारें अधिक स्वायत्तता तथा वित्तीय स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग कर रही है। तो एक ये प्रमुख समस्या है कि इसमें जो व्याख्या हुई है वो बहुत ही जटिल है। दूसरा है दोषपूर्ण कर विभाजन। एक अन्य समस्या क्या है? दोषपूर्ण कर विभाजन। हम दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसमें क्या है? दोषपूर्ण कर विभाजन। अब दोषपूर्ण कर विभाजन क्या है? वर्तमान केंद्र सरकार के पास लोजदार एवं हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास लोजदार एवं अधिक कर आय देने वाले करों की मदें हैं, जबकि राज्य सरकार के पास बेलोजदार और कम राजस्व प्रदान करने वाले करों की मदें होती हैं। यही नहीं, यदि राज्य में विरोधी दल की सरकार है तो दायित्वों को पूरा करने में तथा राजनीतिक स्थिरता कायम करने में और कठिनाइयां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ये भी एक अन्य समस्याएं होती है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में। तीसरा हम लोग देखेंगे राज्यों के ऊपर बढ़ता हुआ ऋण भार। तीसरी समस्या क्या है? इंक्रीजिंग डेब्ट बर्डन ऑन स्टेट। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऋण देती है तथा राज्यों द्वारा किए गए ऋण को गारंटी भी देती है, परंतु यदि किसी राज्य को ऑलरेडी किसी राज्य ने ऋण ले रखा है और यदि वो ऋण लेना चाहती है तो उसे केंद्र की अनुमति अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार अनुमति देते समय अपनी भी शर्तें लगा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा में अगर हम देखें तो 1950 से लेकर अभी तक की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। फलतः राज्यों के ऊपर ऋण भार अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इस कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चौथा हम देखेंगे वित्त आयोग के महत्व में कमी, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस कमीशन डेक्लाइंड। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये है, हम जानते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र से राज्यों को साधन का केवल 1/3 अंतरण होता है और 2/3 अंतरण योजना आयोग की सिफारिशों पर अथवा केंद्र सरकार ने अपने निर्णय के आधार पर किया है। लेकिन विवेकाधीन अनुदानों के माध्यम से प्राय केंद्र और राज्य स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें बार बार केंद्र क्या करता है प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो देखता है कि अगर, क्योंकि ये निर्णय केंद्र पर निर्भर करता है, अगर वो विरोधी सरकार होती राज्यों में तो बार बार उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिससे वित्तीय आयोग के जो महत्व है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पांचवा हम लोग देखेंगे आय व उत्पादन कर में राज्यों का कम भाग। केंद्र सरकार आय प्राप्त कर राजस्व में से 85% राशि राज्यों में वितरित कर देती है। इस राशि में से 90% अधिक जनसंख्या के आधार को मान कर दिया जाता है और 10% राशि राज्यों को कर वसूलने के आधार पर दिया जाता है। इस संबंध में आलोचना भी की गई है कि करों से प्राप्त राशि का वितरण का आधार केवल जनसंख्या नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा राज्यों की आर्थिक पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या आदि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। छठवीं समस्या क्या है? छठवीं समस्या है राज्यों के निगम कर को आयकर में सम्मिलित करने की मांग। समय समय पर राज्य सरकारों की ओर से मांग की जाती है कि निगम कर को आयकर में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे राज्य सरकार की आय साधनों में वृद्धि हो सके। यह तर्क ठीक भी है, क्योंकि निगमित कंपनियों की संख्या में हम देख रहे हैं रोज ही वृद्धि हो रही है। राज्य सरकारों को इन कंपनियों में अनेक आधारभूत सुविधाएं देनी पड़ती हैं, बहुत, जैसे बिजली, पानी, सड़क, और वे राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत ही स्थापित की जाती है। अतएव इसका पूरा लाभ भी राज्य सरकारों को भी मिलना चाहिए। सातवां हम लोग देखेंगे अनुदान
अनुदान सहायता में कमी एवं पक्षपात। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनेक आर्थिक विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता देती है, परंतु जब से अनुदान सहायता देना शुरू किया है तब से निरंतर इसकी राशि की जो मात्रा वो कम होने लगी है। इस अनुदान सहायता की राशि को विरोधी दल की सरकार अपने राज्यों को समय पर प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलतः विरोधी दल की सरकारें अधिक कार्य पूरा नहीं कर पाती हैं। मतलब जब ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब अनुदान सहायता में कमी और पक्षपात ये है कि जो विरोधी दल की सरकारें हैं उनको, मान लीजिए राज्य में कोई और दल की सरकार है, केंद्र में और कोई दल की सरकार है, तो उन्हें बहुत सारे अनुदान प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे वो अपने कई आर्थिक कार्यों को पूरा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट समस्या है अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन। केंद्र राज्यों के मध्य असंतुलन से जुड़ी अंतर्राज्यीय असंतुलन की भी समस्या आती है। स्वयं जो राज्यों की आय होती है, जो राज्यों की खुद की आय होती है और उसकी संरचना में बहुत ही अंतर होता है। वे राज्य जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो गए हैं, बिक्री कर से अधिक आय प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। दूसरी ओर वे राज्य जो मुख्यतः कृषि पर आधारित है, आय की दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं। इन पिछड़े राज्यों में सामाजिक सेवाओं, सामाजिक ऊपरी पूंजी, स्वास्थ्य तथा उद्योगों के विकास में पर्याप्त क्षेत्र है, किंतु उनके पास उतना आय नहीं होता है कि वो इसका विकास कर सके। तो ये भी एक अन्य समस्याएं हैं। अगली समस्या है वित्तीय आयोग की असफलता। क्या हो रहा है? वित्तीय आयोग जिसका गठन किया गया था जिस उद्देश्य से, उसको भी ये प्राप्त करने में असफल रहा है। ये भी एक अन्य समस्या है क्योंकि ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसे राज्यों की वित्तीय आवश्यकता का सही जायजा लेना चाहिए, करों का विभाजन, अनुदान के वितरण में न्याय करना चाहिए, परंतु इस संबंध में विभिन्न वित्तीय आयोग असफल रहे हैं और उनका कार्य भी सराहनीय नहीं रहा है। लास्ट समस्या है योजना आयोग द्वारा तनाव उत्पन्न करना। संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में रखा गया है, किंतु योजना आयोग ऐसी संस्था का संविधान में उल्लेख नहीं है। वास्तव में योजना आयोग का गठन 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था और प्रारंभ में जो प्रधानमंत्री होते थे इसके पदेन अध्यक्ष होते थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी इसके सदस्य हो जाते थे। इस प्रकार योजना आयोग केंद्र द्वारा स्थापित और संगठित एक संस्था है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों की जो सरकार है, राज्यों की सरकार न तो योजना आयोग के गठन में परामर्श लिया जाता है और न ही उन्हें किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए योजना जो करों के बंटवारे संबंधी समस्याएं हैं उसमें कर और राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम इस संबंध में कुछ सुझाव देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि संघीय वित्त व्यवस्था में राज्य आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय सरकार पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उसमें अत्यधिक निर्भर नहीं रह सकते हैं। यदि परिस्थितियां बस उन्हें अधिक निर्भर रहना पड़ता है तो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अतः केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के साधनों में वृद्धि की जाए तथा साधनों की वितरण की व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके लिए कुछ सुझाव इसमें दिए गए हैं। वो सुझाव इस प्रकार है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पर्याप्त आय के स्रोत। तो संविधान में ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने हुए पहला सुझाव यह दिया गया है कि पर्याप्त आय के स्रोत में वृद्धि की जाए। यानी संविधान के अंतर्गत जो राज्य हैं उनके कुछ ऐसे स्रोत दिए जाएं जिससे उन्हें काफ़ी आय प्राप्त हो सके। निगम कर तथा आयकर पर लगाए गए अधिभार को में राज्यों को हिस्सा दिया जाए। अधिभार मतलब सरचार्ज जो लगते हैं उस पर राज्यों को हिस्सा दिया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो यहाँ तक की मांग की है कि केंद्र के सभी स्रोतों से प्राप्त आय का 75% केवल राज्यों में ही बांट दिया जाए। तो ये एक सुझाव है। एक अन्य सुझाव है कृषि क्षेत्र में करों की प्राप्ति। हम देखते हैं 1957 से आम चुनाव के बाद राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में को कर से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि भू राजस्व में भी बहुत कम लिया गया। इस संबंध में आवश्यक है कि राज्य सरकारी आर्थिक आधारों पर कार्य करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तीसरा है स्थानीय वित्त आयोग। कुछ राज्यों ने ये मांग की कि वित्त आयोग 5 वर्षों में एक बार गठित होती है।
इससे अच्छा है कि स्थायी रूप से एक आयोग गठित की जाए, 5-5 वर्षों के लिए न गठित हो, जिसके प्रमुख कार्य हो कि वित्त आयोग को सुझाव एवं कार्यान्वयन पर जो भी कार्यान्वयन हो रहा है उन पर निगरानी रखे, राज्य सरकार की प्राप्तियों गैर योजना व्यय पर नज़र रखना, उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करे, उन कारणों का पता लगाए जिसकी वजह से वास्तविक आय और वित्त आयोग के अनुमानों में अंतर पैदा होते हैं। और क्या कार्य करें, तो प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए दिए गए अनुदानों के प्रयोग पर नज़र रखा, उनका विश्लेषण करें। चौथा ये कह सकते हैं कि पिछले वित्त आयोग की रिकॉर्ड को संभाल के रखें, ऐसी जानकारी एकत्रित करना जो भविष्य में आने वाले वित्त आयोग के लिए उपयोगी हो। और क्या कर सकता है ये कार्य, और ये कार्य ये कर सकता है कि राज्य वित्त पर अनुसंधान करना, उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करे और प्रकाशित करे, ताकि वित्तीय संबंधी बंटवारों पर सही आकलन हो सके। चौथा सुझाव क्या दिया गया, विस्तृत क्षेत्र किया जाए, यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसके लिए उसके क्षेत्र को विस्तृत किया जाना चाहिए। इससे राज्यों के वित्त मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप कम हो सकता है। विवेकाधीन अनुदानों के बारे में जो मनमाने ढंग से केंद्र निर्णय लेता है उसको समाप्त किया जा सकता है। इससे केंद्र के प्रति राज्यों का जो संदेह है, जो शंका होती है, उसको कम होगा। चौथा क्या है, अन्य क्या है, चौथा वित्तीय साधनों के वितरण के आधारों में सुधार किया जाना चाहिए, यानी जो वित्तीय साधनों को बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, उसके आधारों में भी संशोधन किया जाए। केंद्र और राज्यों के बीच जो हस्तांतरित किए जाने वाले साधन, उसका आधार हम जानते हैं कि जनसंख्या को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यदि जनसंख्या वित्तीय आवश्यकताओं का मापदंड है, फिर भी इसके अलावा राज्यों के पिछड़ापन, ऋण भुगतान की क्षमता, बजट में वास्तविक घाटा इत्यादि को भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य सुझाव क्या है, योजना और गैर योजना संबंधी खर्च। सरकार को क्या करना चाहिए, योजना और गैर योजना संबंधी खर्चों का अंतर समाप्त कर दिया जाए। केंद्र से राज्यों को दिया जाने वाला जो पूरा धन है, वित्त है, वो वित्त आयोग की सिफारिशों पर ही दिया जाए। अन्य सुझाव क्या है, विशेषज्ञों की समिति, छठवां हम लोग देखेंगे राज्यों पर ऋण भार में कमी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ऋण का भार कम किया जाए। इसके लिए आवश्यक होगा कि राज्य सरकार द्वारा ऋण वापसी की अवधि में वृद्धि की जाए, ताकि राज्य सरकार ऋण का एक निश्चित भाग दे सके। और ये भी करना चाहिए केंद्र सरकार को कि वो जो राज्य सरकार के ऋण है उसके एक निश्चित भाग को राइट ऑफ कर दिया जाए, ताकि वो उनके भार में कमी हो और वो अच्छे से कार्यों का संचालन कर सके। इसके अलावा सातवां, विशेषज्ञों की समिति का गठन करना। योजना आयोगों को विशेषज्ञों की एक समिति के रूप में कार्य करने दिया जाए, जिसमें राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के संबंध में केवल सलाह देने का कार्य करें। आठवां क्या बोला गया, सांख्यिकी प्रकोष्ठ की स्थापना। यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में सांख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध हो, ताकि उसके आधार पर वित्त आयोग विभाजन कोष में प्रत्येक राज्य के स्तर का निर्धारण कर सके, सहायक अनुदानों की सिफारिश भी कर सके और राज्यों के बीच जो राज्यों के विभाजन कोष के वितरण है उसके आधार को भी वो निश्चित कर सके। क्षेत्रीय संतुलन के लिए क्या करना चाहिए, राज्यों के बीच असमानताएं कम करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इस दृष्टि से क्या करना चाहिए, केंद्र से राज्यों को साधन अंतरण व्यवस्था में कुछ इस तरह के मापदंड अपनाना चाहिए जिससे पिछड़े राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा साधन मिल सके। पिछड़ेपन के सूचक जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय, निरक्षरता, चिकित्सा सुविधाओं का कमी, सड़क परिवहन, सीमित विकास आदि को अनुदान की राशि निर्धारित करने के लिए काफ़ी महत्व देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से 10वें वित्त आयोग ने क्षेत्रफल और आधारिक संरचना में जो 2 मापदंड अपनाए थे वो बहुत ही सराहनीय और सही थे। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध सहयोगपूर्ण हो, इसके लिए राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय हितों और राज्यों की स्वायत्तता को संतुलन रूप में बनाए रखा जाए। प्रत्येक राज्य के विकास का ऐसा स्तर प्राप्त करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो जो कि समान राष्ट्रीय स्तर से अधिक नीचा न हो। प्रत्येक इकाई को अधिकतम संभव मात्रा में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जितने राज्यों को कोशिश करना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने दायित्वों का सुचारू रूप से पालन कर सके। अपेक्षा कि जो पिछले राज्य हैं उनको यथासंभव औसत स्तर पर लाने के लिए
उनके आर्थिक विकास, सामाजिक प्रकृति के संबंध में राज्यों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्न सहयोग द्वारा न्यूनतम पर किया जाना चाहिए। तो ये है, इस वीडियो में हमने आज देखा कि संघीय वित्त, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा, समस्याएं और सुझाव। अगले वीडियो में हम देखेंगे 14वें वित्त आयोग और उसकी सिफारिशें। थैंक यू।